नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात अर्थ जगत की, अर्थव्यवस्था की, विकास की। मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव का ऐलान किया। आरबीआई ने करीब 4.5 साल में पहली बार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की है। समझेंगे इसकी वजह क्या है और इसका असर कहां पर होगा। विकास दर को लेकर जो अनुमान है उस पर इसका असर कैसे आप देखते हैं और साथ ही साथ देश की आर्थिक विकास में ये कितना योगदान दे सकती है और कहां पर चुनौतियां हैं। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी क्रेडिट पॉलिसी में नीतिगत दरों में इजाफा करते हुए रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट में भी 0.25% का इजाफा किया गया है और ये बढ़कर 6% पर आ गया है। सीआरआर बिना किसी बदलाव के 4% पर ही कायम है। आपको बता दें कि रेपो दर वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक बहुत ही थोड़े समय के लिए बैंकों को कर्ज देता है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट वो है जिस पर बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि बैंकों को अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है और इसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई में 3 दिनों तक चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। Inflation pressures have emerged in some key advanced and emerging economies, driven in part by rising commodity prices, especially those of crude oil and petroleum. Financial markets have been driven mainly by monetary policy expectations and geopolitical developments. ब्याज दरों को लेकर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 4 जून से शुरू हुई थी। इसमें पॉलिसी रेट तय करने के लिए खास तौर पर महंगाई और क्रूड की कीमतों पर नजर रखी गई थी और इसी के आधार पर सभी 6 एमपीसी सदस्यों ने दर बढ़ाने के पक्ष में वोट किया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019 का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई के इस फैसले का असर शेयर बाजार में देखने को मिला। As far as the industry sectors are concerned, despite the low interest rates, have not been able to make use of the opportunity because the capacity utilization has been still at a very nearly around 60 to 65%, and that gives a huge room for further giving a push to the demand. आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को स्वेच्छा के आधार पर लघु वित्तीय बैंक का दर्जा देने का फैसला किया है। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा और हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ हैं अजय दुआ, पूर्व सचिव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है सर आपका। शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, सलाहकार संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड से। शुभमय, स्वागत है आपका। अशोक नाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सलाहकार आरबीआई। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नितिन देसाई साहब हैं, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार। नितिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत नितिन सर आपसे ही करना चाहूँगा। करीब 4.5 साल के लंबे वक्त के बाद ये बढ़ोतरी की गई है रिजर्व रेपो रेट और जिस तरीके से 25 बेसिस पॉइंट के लेवल पर, किस तरीके से इसे देखा जाए और जो एटमॉस्फेयर था, जो तमाम की फैक्टर थे, उम्मीद तो की जा रही थी कि कुछ कमी हो सकती है, लेकिन उम्मीद से अलग दिखा यहाँ पर ये कदम, क्यों? जब अगर हम देखें तो उन लोगों ने 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वो लोगों ने बताया है कि उनकी राय में जो महंगाई की दर में कब बढ़ोतरी हो रही है, 4 से कुछ 4.6% हो रहा है, उससे उसका कारण 2 चीज़ें। एक तो कि वो कच्चे तेल के दाम, जो कच्चे तेल दूसरी प्राथमिक वस्तुओं के दाम जो बढ़ रहे हैं, उससे जो उत्पादन के खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है उससे। मगर दूसरी चीज़ उन लोगों ने बताई है कि घरेलू मांग में उन लोगों को कुछ ज़्यादा वृद्धि देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर हम देखें तो 2017-18 में अगर मैं निजी उपभोग देखूँ, सरकारी उपभोग देखूँ, सकल निवेश देखूँ, तो इन तीनों चीज़ 2016-17 से
उनकी वृद्धि कम है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ ये लोग क्यों कह रहे हैं कि घरेलू मांग बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है। और जैसे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ने बताया कि अब तो हमारे इंडस्ट्री में तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से इतना कम है कि बहुत मांग बढ़ सकती है बिना कुछ महंगाई पे जो जोर पड़ने बिना। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये महंगाई की क्यों बात करें। वो दूसरी एक चीज़ है कि आज हमारे ऋण बाजार में बाहर से बहुत निवेश आया है। बहुत सारी मुद्रा जो ऋण बाजार में है वो बाहर की है और पिछले थोड़े महीने वो वापस जा रही है, क्योंकि हमारे ब्याज दर और जो विकासशील देशों का ब्याज दर में जो फर्क था वो कम हो रहा है, क्योंकि उनका ब्याज दर बढ़ रहा है, क्योंकि वो वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी टाइट कर रहे हैं और हमारे वहाँ तो पहले के हमने ऐसे ही रखा है। तो मैं हो सकता है जैसे हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपने भाषण में कहा और थोड़े दिन पहले उन लोगों ने इन्होंने लिखा भी था फाइनेंशियल टाइम्स में, हो सकता है कि उनका ये भी राय थी कि अगर हम ये ब्याज दर नहीं बढ़ाए तो ये विदेशी निवेश जो हमारे ऋण बाजार में आया है वो और तेजी से बाहर चला जाएगा। तो ये दो कारण हो सकते हैं। मगर आर्थिक दृष्टि से ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर कदम हमारा विकास थोड़ा कुछ अच्छी प्रीमेच्योर। नितिन सर आपका रहना है, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा आपके जरिए, लेकिन उससे पहले अजय दुआ साहब, जो नितिन देसाई आपने कहा कि असल में उम्मीद थी, लेकिन जो रीजनिंग है वो तो दूसरा कारण है डोमेस्टिक डिमांड को लेकर, उससे वो सहमत नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से और जो इस वक्त डिमांड थी और जो हम देख रहे हैं पिछले 3 तिमाही खास तौर पर, वहाँ पर जो ग्रोथ या फिर जिस तरीके से डिमांड अप आई है, पोटेंशियल जिस तरीके का था, उसके बावजूद बढ़ोतरी आपको लगता है कि तर्कसंगत है या फिर इसे कम करके हम और ज़्यादा स्कोप दे सकते थे? देखिए जी, जो बढ़ोतरी रेट में की गई है वो 0.25% है, 25 बेसिस पॉइंट जिसे कहते हैं। ये 4.5 साल के बाद पहली बढ़ोतरी की गई है और अभी तो पिछले अगस्त महीने तक तो कम ही, 3.25 साल तो कम करते रहे। 200 बेसिस पॉइंट 2014 से 2017 के मिडिल तक कम किया, उसके बाद वही का वही स्टेबल रेट रखा हुआ था। तब से अब क्या चीज़ हुआ है, बदली क्या चीज़ है, तो देखी जाए कि पिछले एक्चुअली अगस्त से भी क्यों देखना, अप्रैल महीने से अब तक 12% कच्चे तेल का रेट बढ़ गया है। जो $66 था अब $74 हो गया है। उससे इन्फ्लेशन जो महंगाई चल रही है, जिसे हम कोर इन्फ्लेशन बोलें या CPI जिसके अंदर फूड और फ्यूल इंक्लूडेड है, दोनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक ने एक और सर्वे भी कराया, हाउस होल्ड सर्वे, जिसके 3 महीने में कितने पॉइंट, 90 पॉइंट और बढ़ने की अपेक्षा है इन्फ्लेशन की, और अगर 1 साल का देखें तो 130 पॉइंट की अपेक्षा है। और उसके कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे कोई इसके तरह इतना कोई कंफ्यूजन नहीं लगता क्यों रिजर्व बैंक ने बढ़ाया है। उन्होंने डिमांड के ऊपर इतना ज़्यादा बल नहीं दिया जितना कहा जा रहा है। उन्होंने फैक्टर्स जो देखे हैं, इन्फ्लेशन, क्रूड प्राइस से जो बढ़ के लिंक्ड है, वॉलेटिलिटी ऑफ द क्रूड प्राइस की इंक्रीजेस में ऊपर नीचे जा रहा है। दूसरा देखा है कि बाहर के रेट बढ़ रहे हैं, US फेड का खास करके रेट बढ़ा है और बढ़ने की अपेक्षा है। उन्होंने अगले हफ्ते की मीटिंग भी तय कर दी है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ खास करके भारत के, उनकी जो करेंसी है, करेंसी में बहुत डेप्रिसिएशन हुआ है। भारत की करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी गिनी गई है इस साल। 6% उसके अंदर घाटा अप्रैल महीने से ही हो चुका है, अब 68 रुपये के करीब आ गया है। उसका हम नतीजा देख ही रहे हैं कि $6.7 बिलियन का यहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वापस जा चुका है। तो ये कारणों से उन्होंने रिजर्व बैंक के यूनानिमस MPC कमेटी ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ाया। पर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे हमें डर है कि आगे चीज़ें बदल सकती हैं, तब भी हम कह रहे हैं कि हम बहुत अकोमोडेटिव स्टांस लेंगे
या हम डोविश स्टैंड लेंगे। हम अभी देखना चाहते हैं, अनसर्टेनिटी इतनी है कि हम न्यूट्रल स्टैंड उसके साथ ले रहे हैं। यानी कि स्टेबिलिटी का इंतजार है, स्थिरता जब होगी, जो फैक्टर देख रहे हैं, उसके बाद उनका अगला कदम इस पर हो सकता है। बिल्कुल, और साथ उन्होंने 2 कदम, ये 2 मेजर्स भी बता दिए। हम देखना चाहेंगे कि जो किसानों का रेट कितना सरकार बढ़ाएगी, खास करके चावल का MSP के ऊपर, जिससे अगर जो सरकार ने घोषणा किया कि हम 50% इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उससे चावल का रेट 18% बढ़ सकता है अगर दिया गया। वो देखना चाहते हैं बारिश कितनी होगी, उसके ऊपर क्या है, उसके बाद अगस्त की मीटिंग में दूसरा वो इसके ऊपर अगला कदम लेंगे। ओके, शुभमय, मैं आम दर्शक के नज़रिए से थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि जो विकल्प थे उनका इस्तेमाल करते हुए RBI की टीम जो कि समीक्षा कर रही थी, उसने आम सहमति से बढ़ोतरी की दरों में, जो नीतिगत ब्याज दरें हैं। इन नीतिगत ब्याज दरों का बाजार और विकास, इसके साथ अगर मैं लिंक करूं, कितना कैसे इम्पैक्ट होता है और इसका असर कैसे होगा? बाजार में आप देखेंगे RBI के अनाउंसमेंट के पहले ही कुछ हद तक ये आइडिया बन चुका था कि रेट हाइक हो सकते हैं। इसके 2 दिन पहले ही RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, इन तीनों बैंकों ने अपने लेंडिंग रेट्स में बढ़ाए थे। और इससे साफ जाहिर होता है कि इनको काफ़ी अच्छी तरह से लग रहा था कि रेट बढ़ने वाले हैं, तो फैक्टरिंग इन कर रहे थे। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत में ये इलेक्शन का साल है। इसमें इस साल इलेक्शन का जब भी आता है, एक बाज़ार जब शुरू होता है, तो उसमें ना कम ये कैश का यूज़ बढ़ जाता है, और जितना कैश का यूज़ बढ़ेगा उसमें इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का दौर शुरू हो जाता है। आप अगर देखिए, सारे जो राज्य सरकारें हैं, उन सारे राज्य सरकारों में एक प्रवृत्ति आना शुरू हो गया है कि भाई हम किसी न किसी तबके को कुछ माफ़ी दें। किसी को कुछ बैंक ऋण, किसान कर्ज माफ़ी है, कहीं मध्य प्रदेश में कल अनाउंस हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली बिल का माफ़ी। ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि सरकारों का जो टाइट कंट्रोल रहता है फिस्कल के ऊपर, जो करना चाहिए था वो ख़त्म होता जाता है। इलेक्शन का दौर का ये एक स्टैंडर्ड रिस्क है। दूसरी चीज़ है जो दुआ साहब बता रहे थे कि इन सब चलते लोगों के मन में एक इन्फ्लेशन का, एक जिसे कहते हैं एक माहौल बन रहा है कि नहीं, इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि पिछले 2-3 सालों से इन्फ्लेशन का दौर काफ़ी स्टेबल रहा है, लेकिन चलते हुए भी लोगों को लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा भी इन्फ्लेशन एक अजीब सा चीज़ है। आप 4% को 6% से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 साल पहले 6% हुआ, लोग उसको नहीं देखेंगे। लोग देखेंगे आज 4% है, पिछले हफ्ते में 3.8 था। उनके लिए वो बड़ा चीज़ हो जाता है। इसलिए ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड एक अजीब सा चीज़ है। इसको देखना चाहिए कि इमीडिएट में, और इमीडिएट पास में आप देखेंगे इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हुआ है। तो कुल मिलाकर RBI को क्या दिख रहा है कि कैश इकोनॉमी में ज़्यादा आ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, ग्रोथ के आसार दिख रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ उसी से बढ़ रहे हैं जहाँ पे खर्च का स्पेंडिंग जहाँ पर ज़्यादा है, स्पेंडिंग ज़्यादा है। तो RBI जिसे कहते हैं रहना चाहता है अहेड ऑफ द कर्व, कि इन्फ्लेशन का दौर बढ़ जाए, उसके बाद उसके पीछे पीछे दौड़ के उसको कंट्रोल करने से बेहतर है कि उसके ऊपर पहले शिकंजा लगाया जाए। कि क्योंकि उनका प्राइमरी मैंडेट है इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन एक ऐसा वस्तु है जो सरकार भी नहीं चाहेंगे कि बहुत आगे भाग जाए। तो RBI कह रहा है कि भाई आपको अगर ये सब चीज़ देखना है तो हम चाहेंगे इन्फ्लेशन को अगर अंकुश में रखना है तो हम सबसे पहले अपने आप को संभाल के बाजार से एक्सेस फ्रॉथ का जो माहौल बन रहा है, मैं नितिन दत्त से सहमत हूँ कि अभी भी एक्सेस कैपेसिटी वगैरह बहुत सारा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक्सेस कैपेसिटी और बढ़ेगा। उल्टा लग रहा है कि वो घटेगा, और उस घटने के मौसम में जब लोगों के पास जिसे कहते हैं पंच बोल ज़्यादा आ जाता है, लोगों के पास उत्साह का शुरुआत सिचुएशन आ जाता है, उसको रोकने के लिए RBI कहना है कि भाई हम फिलहाल थोड़ा सा इसमें अंकुश लगाते हैं। ओके, अशोक जी, RBI ने जो कदम उठाया, तमाम विकल्प ने देखे, उसके बीच में एक बेहतरीन कदम उनका ये नज़र आ रहा है। जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, वोलेटाइल सिस्टम दिख रहा है, कई सारे फैक्टर हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो अलग कारक हैं, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ का प्रोजेक्शन है 7.4 को लेकर स्टेबिलिटी RBI ने भी कही है। मैं समझना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन के साथ, और अगर ग्रोथ यानी विकास दर को मैं कोरिलेट करूँ, उसके साथ जोड़ने की कोशिश करूँ, तो ये कदम उसके लिए कितना पॉजिटिव नजर आता है? देखिए, RBI का जो मैंडेट है
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो नया एक्ट है 2016 में चेंज हुआ, उधर में दो जिनिस बोला है, ग्रोथ एंड दी मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन। बट आरबीआई जब पॉलिसी डिसाइड करता है वो खाली पास्ट देखता नहीं है, वो देखता है फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन, बिकॉज फिनेंशियल मार्केट ऑलवेज वर्क्स ऑन एक्सपेक्टेशन, पहले क्या होगा। नाउ आप देखता है खाली इंडिया में जितना प्राइस राइज हुआ था, बट नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या हो सकता है। एक ऑयल प्राइस वोलेटाइल है बट ये अपवर्डली मूव करता है अभी। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, एंड उर्जित पैटेल गवर्नर फिनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था, एंड उधर में एक आर्टिकल में वो एम्फेसाइज किया था जे यूएसए में जो फेड जो पॉलिसी लेता है, जो उसका बैलेंस शीट का कम स्ट्रिंग करता है, एंड द ट्रेजरी काइंड ऑफ the treasury का जो bill, they are trying to take a fiscal deficit of the USA. These two things are creating a huge problem हमारा ये emerging market में। ये इसका असर क्या होगा, आप एक्सचेंज रेट में बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक देखिए $4.5 बिलियन मार्केट से ले गया था लास्ट 5 मंथ्स में। ये यदि आप लोग फोरकास्ट करेगा नेक्स्ट 3 महीने में 6 महीने में क्या हो सकता है, हमारा एक्सचेंज रेट में बहुत प्रेशर पड़ सकता है। नाउ एक्सचेंज रेट चेंज होता तो ऑयल प्राइस, एक्सचेंज रेट, ये दोनों मिलकर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा हमारा इकोनॉमी में, उसको आरबीआई को टैकल करना है। तो आरबीआई का टैकल करने का क्या तरीका हो सकता है हमारा, अभी हम लोग का अभी इतना इट्स नॉट पॉसिबल आज का दिन के जे हम लोग का कैपिटल कंट्रोल कर देगा, एक्सचेंज रेट का कंट्रोल रेजिम में नहीं जा सकता है। तो इस असर से आरबीआई का जो फोरकास्ट है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत बढ़ सकता है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में, देयर अनसर्टेनिटी है। और आरबीआई का जो एक्सपेक्टेशन सर्वे है, एक्सपेक्टेशन सर्वे में क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन बोलता है जो हमारा इनपुट को अब अभी प्रेशर बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है। आपको हाउस होल्ड में हम लोग को जो एक्सपेक्टेशन सर्वे किया दिखता है एक 75 बेसिस पॉइंट से 103 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये सब को आपको यदि जुड़ सकता है तो आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज इंक्रीजिंग। दूसरा जो मिस्टर भट्टाचार्य बोला वो एक जिनिस है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइकिल्स, पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल्स। ये आपको यदि लास्ट 50 साल का इलेक्शन में देखेगा, जब भी इलेक्शन आता है इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अभी है, इलेक्शन के पहले वो फिस्कल का एक्सपेंशन करता है। They want to give lot of kind of benefits, lot of kind of dole outs to the people to gain the election. तो फिस्कल डेफिसिट में प्रेशर आएगा, फिस्कल डेफिसिट में प्रेशर आएगा तो इन्फ्लेशन में वो भी आपको एक काइंड ऑफ ए पॉजिटिव काइंड ऑफ ए इम्पैक्ट हो सकता है। ओके सर, ये तीनों सबको मिल करके आरबीआई डिसाइड किया था। दे आपको इनफैक्ट सम पीपल आर सेइंग दैट दे शुड हैव स्टार्टेड लास्ट अप्रैल से ये वार्निंग था। आरबीआई जब न्यूट्रल स्टैंस बोला है, इसका मीनिंग है जे दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। आरबीआई का जो अभी जो प्रेशर आता है इंडियन इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ द आउटसाइड आल्सो, दैट हैज टू बी फैक्टर्ड इन। सो दैट इज व्हाई आरबीआई इज टेकिंग अ स्टैंस दैट अभी जो आप जो दिस काइंड ऑफ ए सिग्नल if we don't give to the market, then market will become complacent. Okay. And then that's why this is a required thing. Okay. देसाई सर, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर है इस वक्त और जो हमने ट्रेंड देखा है पिछले 5 मैं कहूँ कि जो क्वार्टरली डाटा हमारे सामने हैं, उसके लिहाज से जो ओवरऑल ग्रोथ रेट की जब बात हो रही है और ये तमाम फैक्टर किस तरीके से उसको पुश कर रहे हैं या किस तरीके से हर्डल्स आप देखते हैं फ्यूचर में जो 7.4 उसको ऊपर ले जाने की बात हो रही है अगर जीडीपी की बात करें तो? आपने एक तो मैं एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे, सब लोग कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक का सर्वे बता रहा है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन है, लोगों की उम्मीद है कि आगे ये महंगाई दर में बढ़ोतरी होगी। आपको मैं नंबर बताऊं, 5000 लोगों का सर्वे करते हैं कुछ 18 शहरों में। अप्रैल में 90% 8% लोगों ने कहा था कि वो बढ़ने वाला है। इस महीने मई महीने में 91% 2% ने कहा कि बढ़ रहा है।
फर्क सिर्फ 0.4% का है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि अप्रैल में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, तब भी थे, अब भी है, वो तो होता ही है। मेरा ये कहना है कि ये जो इन्फ्लेशन प्रेशर्स हम देख रहे हैं, महंगाई दर पे जो दबाव देख रहे हैं, वो कॉस्ट साइड से होता है, खर्चे की साइड से हो रहा है, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है। ब्याज दर बढ़ाने से खर्चा कम नहीं हो सकता है। ब्याज दर इस टाइम बढ़ाते हैं जब हमें घरेलू मांग में कमी करने की जरूरत पड़ती है। और मेरा कहना है कि इस माहौल में, इस संजोगों में, जहां विकास बढ़ रहा है, जहां निवेश बढ़ रहा है, सिर्फ सरकारी निवेश नहीं, थोड़ा निजी निवेश भी बढ़ रहा है, उसमें हमें इसको पुश देना चाहिए। क्योंकि हमें कम से कम 5, 6, 7 साल से ये कमी लग रही है निजी निवेश में, तो ये थोड़ा थोड़ा भी बढ़ोतरी हो रही थी, उसे हमें पुश करना चाहिए। मेरा कहना ये है, अगर मेरी राय होती तो मैं कहता कि मैं 3 महीने का इंतजार करता। अब मैं ये स्टांस चेंज नहीं करता, मैं कहता हूँ माई स्टांस इज वॉचफुल, मैं न्यूट्रल नहीं रखता, मगर इससे सिग्नल जाती कि भाई हो सकता है कि अगस्त में रेट बढ़ेगी। इसलिए मेरा कहना है कि इससे कुछ डिमांड साइड पे फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल में मेन इसका खास लक्ष्य ये नहीं है, उसका खास लक्ष्य है ये जो ऋण बाजार में आउटफ्लो जो हो सकता है, जो विदेशी निवेश ऋण बाजार में आया है, वापस जाने की जो डर है, उसे थोड़ा कम करने के लिए किया है। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो 3 जून को फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल लगाए, वो ठीक, बात यही है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है। ओके सर, असली बात तो ये है कि हमने बहुत नैरो टर्म्स ऑफ रेफरेंस किया है, बहुत नैरो टर्म्स ऑफ रेफरेंस रखे हैं। मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाह रहा था शुभमय कि जिस तरीके से जो देसाई साहब कह रहे हैं कि स्कोप था, अगर हम उसको मेंटेन कर लेते, स्टेबल रखते, अभी हम कुछ चेंज नहीं करते, तो जो ग्रोथ का हमने एक टारगेट फिक्स किया है, उससे ऊपर जाने की जो हमारी उम्मीदें हैं, उसको हम हासिल करने की दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ सकते थे। क्या वाकई आप एग्री कर रहे हैं? अभी हमें कुछ और वॉचफुल रहना था ताकि जो ग्रोथ रेट हमें दिख रही है और जो इस वक्त पोटेंशियल है, उसको थोड़ा सा और मैक्सिमाइज कर पाते हैं। देसाई साहब का कहना बहुत सही है, क्योंकि बैलेंस ऑफ रिस्क की बात है। अब देसाई साहब जो कह रहे हैं कि ग्रोथ के हिसाब से, अगर ग्रोथ को ही अगर पैरामीटर लिया जाए तो इस वक्त रेट बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन आरबीआई का कहना है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन, और तीसरी बात जो का जो जिक्र हो रहा था कि एफडीआई नहीं, एफआईआई मार्केट से जो निकल रहे हैं, वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि फॉरेन यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। और यूएस में ऑलरेडी रेट 3% ज़्यादा निकल चुका है। तो हम अगर हम 6 पे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंशियल जो है उसको अगर फैक्टर इन करें तो प्रैक्टिकली हम लोग सेम में आ चुके हैं। तो इसलिए एफआईआई ज़्यादा एक्सोडस होने का चांसेस है, उसको कट करने के लिए रेट्स बढ़ाया गया है। तो बैलेंस ऑफ रिस्क कुल मिलाकर बात यह है कि अभी भी क्या समझा जाए कि रिस्क ज़्यादा है कि भाई हम स्टेबल रखें, या थोड़ा सा रिस्क को देखते हुए हम थोड़ा सा सेफ्टी का लाइन पे जाए। आरबीआई का कहना है कि हम सेफ्टी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ को इस रेट में अभी बढ़ाने से ग्रोथ पे ज़्यादा खराब असर नहीं आएगा। इन्फ्लेशन का दबदबा बढ़ सकता है, खासकर ऑयल का वगैरह देखते हुए, और बाहर में और ये जो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो का जो रिस्क है, तो द बैलेंस ऑफ रिस्क कहता है कि भाई हम सेफ्टी की तरफ जाए, और उसी की तरफ आरबीआई ने अपना दिक चिन्ह लगाए हैं। अजय दुआ सर, एक आखिरी कमेंट आपका कि जो शुभमय और देसाई साहब कर रहे हैं कि बैलेंसिंग की तरफ बात हुई है, और क्या वाकई इन्फ्लेशन की जो मैं कहूँ का ब्रेकर है वो ग्रोथ रेट को मुश्किल खड़ी कर सकता था, जिसके चलते इस पर लगाम लगाने के लिए थोड़ा सा 0.25। देखिए जी, हम जो कह रहे हैं कि 7.7 ये सब कुछ शुरू हुआ कि लास्ट क्वार्टर में जो अभी आंकड़े आए कि भारत में जीडीपी ग्रोथ 7.7% हुआ। ये 7.7% किस तुलना में है? Q4 पिछले साल का, जिसमें बहुत लो बेस था, 6.1% रेट ऑफ ग्रोथ था। थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 6, उसके ऊपर 7.7, और फिर जो औसत कंट्री के लिए 6.7 का पूरे साल का आ गया। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना बड़ा है? 71% था पिछले अगस्त में, अप्रैल में 71.4 था, अब 74.1 है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करके
कि बहुत ज़्यादा बड़ा है कि हमारा जीडीपी रेट ऑफ ग्रोथ उसके कारण बढ़ रहा है, नहीं। हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है Q4 में, सरकारी खर्चा और सरकारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। अब सरकारी खर्चा जो हो रहा है, ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आ रही थी, उसका कारण इन्फ्लेशन हो रहा था। अब उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कुछ कदम लाने जरूरी थे, और साथ साथ ये जो दो कारण बताए गए कि अब सबको लग रहा है क्रूड प्राइस बढ़ता रहेगा, हम आयात 80% अपना तेल, कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे फिजिकल प्रेशर हमारे पे बहुत है। मेरे हिसाब से इस फिजिकल प्रेशर को रोकना इलेक्शन ईयर में बहुत कठिन रहेगा, और क्रूड ऑयल प्राइस हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो कदम लिए गए हैं, ये देख के कि हमारी ग्रोथ के ऊपर कम से कम असर रहे और हम अपने पब्लिक के इलेक्शन ईयर में इन्फ्लेशन भी ना ज़्यादा होने दें, इन सबको बैलेंस करके किया गया है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और उपाय था आरबीआई के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद जो ये बढ़ोतरी की है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं, इसका असर विकास दर पर क्या हो सकता है और भविष्य में क्या चुनौतियां हैं। और अगर आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पर देखना चाहते हैं, लॉगिन कर सकते हैं www.youtube.com/rajsabha-tv/देश-देशांतर। अगर आपकी कोई राय सुझाव है, हमें आप मेल कर सकते हैं dd.rajsabha-tv@gmail.com। और अब बात आप दर्शकों की राय और सुझाव की। मानस देव हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम 6 जून को हमने दिखाया था आरएसएस के मंच पर प्रणब मुखर्जी, उनके बारे में उनका कहना है कि मेरा मानना है कि प्रणब मुखर्जी जी का कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके विचार को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे एक और दर्शक हैं हरिओम, जो कि इसी कार्यक्रम को लेकर अपनी राय रखते हैं कि सर आपने इस कार्यक्रम के जरिए से आरएसएस के विचारों को परिभाषित करने का प्रयास किया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हमारे संविधान में सभी के विचारों के आदान प्रदान की बात कही गई है। आप दर्शकों की राय, सुझाव और आलोचना का हमेशा स्वागत है, और आप ऐसे ही हमें अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेजते रहिए ताकि हम अपने कार्यक्रम में उन बातों का ध्यान रखें और इसके स्तर को और ऊपर ले जाने की कोशिश करें। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।